साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में सन 2015 में जो री एग्ज़ाम फिर से जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त से जुलाई में, क्योंकि आपको पता है 2015 का पेपर लीक हो गया था, तो उस पर जो पुनः एग्ज़ाम हुआ उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आए हैं आइए उनको हम जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार में इन्वायरमेंट से करीब 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, इनको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। और आप इन क्वेश्चन को रिवाइज भी किया करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लगते हैं उसको आप नोट भी कर लिया करिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा रिवीजन के लिए। यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आंसर। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। आपको पता है भारत पाकिस्तान यहाँ तक कि नेपाल में गिद्धों की बहुत ज्यादा मौत हो गई है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? जानवरों को दर्द निवारक देना। क्योंकि आपको पता है जो भी आपके किसान होते हैं वो जानवरों को डाइक्लोफिनॉक की दवा देते हैं। क्या देते हैं वो? डाइक्लोफिनॉक सोडियम एक मेडिसिन है। डाइक्लोफिनॉक सोडियम मैं लिखता थोड़ा उर्दू की तरफ समझ जाइएगा। ठीक है, डाइक्लोफिनॉक सोडियम एक मेडिसिन है जिसको वो अपने जानवरों को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जब उन्हें बुखार हो जाता है, ठीक है, या उन्हें कुछ हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है दर्द के लिए, डाइक्लोफिनॉक सोडियम देते हैं तो वो जानवरों की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, अब होता है कि जब ये जानवर मर जाते हैं, मान लो मैंने कोई गाय एक भैंस को दे दिया, ठीक है, भैंस को डाइक्लोफिनॉक सोडियम दी तो भैंस तो मर गई। तो भैंस का मीट कौन खाता है? भैंस का मीट जो होता है ये वल्चर्स जो गिद्ध होते हैं गिद्ध खाते हैं। पर गिद्ध जो होते हैं, क्योंकि गाय ने खाया तो गाय के टिश्यूज में भी चलेगा ना वो मेडिसिन, जो मेडिसिन के पार्टिकल डाइक्लोफिनॉक सोडियम के इसके टिश्यू में भी चला गया। अब इस गाय को, जब ये गाय या भैंस जो मर गई, तो अब इसको कोई गिद्ध खा गया, कोई वल्चर खा गया, तो वल्चर जो होता है वो डाइक्लोफिनॉक सोडियम को पचा नहीं पाएंगे। इसलिए विद इन कह सकते हैं 1 से 2 मंथ में ही ये बेचारे मर जाते हैं। यही एक रीजन है कि धीमे धीमे जो गिद्ध है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आगे वो गायब हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। आपको पता होगा सिगरेट का धुआं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत ही हार्मफुल है, बट गवर्नमेंट अपने टैक्स के लिए उसको प्रमोट करती है। आइए प्रमुख धुआं बोल रहा देखिए, आने धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्सिन, ये तो पता नहीं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिक्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा निकोटिन, हाँ आपको पता निकोटिन होता है, बट निकोटिन धुएं में नहीं होता है। निकोटिन जो उसमें जो कह सकते हैं कि जो तंबाकू वगैरह मिलाया जाता है उसमें निकोटिन, धुएं में निकोटिन नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन, ये हो सकता है बेंजीन, क्योंकि जो जो धुएं के छल्ले बनते हैं ना दैट इज बेंजीन, वो जब निकोटिन जलता है तो आपका बेंजीन बनाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि डाइऑक्सिन तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? जो आर्सेनिक द्वारा, आर्सेनिक का एस होता है, ठीक है, इसका शायद 33 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक की बात की जा रही है, तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जब सर्वाधिक बोला जा रहा है तो इन सब में सबसे अधिक कहाँ होगा? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में चूंकि वहाँ पे पानी की गंदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ के पानी में या मिट्टी में कह सकते हैं कि आर्सेनिक की बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा 2022 में डब्ल्यूएचओ का डेटा आया था, उसमें जब पूछा जाए देश किस देश में है, पूछा जाए किस देश में, एशिया में किस देश में सबसे अधिक आर्सेनिक का प्रदूषण, तो क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, जब पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो आर्सेनिक का प्रदूषण जो एशिया में, तो सबसे अधिक बांग्लादेश में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? याद रखिएगा सही नहीं है। ठीक है, यह अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों से युक्त, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी पारितंत्र में अबायोटिक अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स रहते हैं और साथ में रहते हैं, जिनके बिना पॉसिबल नहीं है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही बात है कि जो भी आपका इकोसिस्टम होगा वो खुद उसमें कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा, मिली प्लांटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खुद ही कुछ ना कुछ ऐसे भोजन को बनाते हैं। तो ये भी सही है हमारा। यह एक बंद निकाय होता है। इज इट अ क्लोज्ड इकोसिस्टम? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है इसमें ऊर्जा का प्रभाव, जो इकोसिस्टम होता है इसमें सन से भी लाइट एनर्जी मिलती है ना, इसके साथ साथ ये अपनी एनर्जी को बाहर भी मीट करती है। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र, ये भी सही है। हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये बंद निकाय नहीं खुला निकाय होता है, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान सन से एनर्जी ले रहा है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से एनर्जी ले रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज भी कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा क्रायोजेनिक, जब क्रायोजेनिक वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? संकेतक इंडिकेटर। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारे आइस्कोर, टाइस नहीं होता ये, आइस्कोर, जीवाश्मिक पराग, अच्छा, वृक्ष वलय वृद्धि, और नेक्स्ट हमारा कह रहा है
कि एवापोराइट निक्षेप, ठीक है, एवापोराइट निक्षेप। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कैसे निकाला जाए। आपको पता होगा कि जो आपकी क्रायोजेनिक संकेतक के लिए जो भी हिम ग्लेशियर्स होते हैं, जो बहुत ग्लेशियर्स होते हैं, इसके साथ साथ कह सकते हैं कि हिम बर्फ होते हैं, पर्वत होते हैं, ये पूरा पर्वत है वाली, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी, तो भाई कैसे हम समझेंगे कि पहले क्या हुआ या ये बर्फ कितने साल पुरानी है। तो यहाँ पे होल किया जाता है, या ड्रिलिंग कह सकते हैं, ड्रिलिंग के थ्रू एक कोर बनाया जाता है और फिर वहाँ से वहाँ की बर्फ को निकाल के फिर हम चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो कितना पुराना है। तो आंसर हमारे क्या जाएगा, आई स्कोर। आई स्कोर एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जलवायु परिवर्तन का पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। खगोलीय सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन के बहुत से सिद्धांत देगा, इसमें जो खगोलीय सिद्धांत है उसमें कौन सा इसमें सहमत नहीं है। खगोलीय सिद्धांत क्या कहता है, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षा, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो सही बात कहते हैं। हमको पता है कि जो जो आपकी अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या है, जिस हमारे ऑर्बिट का मतलब जिस पाथ पे मूव कर रही है, अर्थ का ऑर्बिट होता है वो आपका अंडाकार है, बिल्कुल सही बात है, ओवल शेप है। कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, हाँ बिल्कुल आपको पता है जो हमारी अर्थ होती है वो अबाउट 23:2 डिग्री वो झुकी होती है, भी सही है। विषुव आयन, विषुव आयन पृथ्वी की सौर से अपसौर तथा उपसौर की स्थिति, क्वेश्चन तो वैसे होना चाहिए था, ज्योग्राफी का भर्ती सीख लेते हैं। विषुव विषुव आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर तथा उपसौर की स्थिति, ये भी सही है भाई। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये, ठीक है, अर्थ हमारी मूव कर रही है, तो जब नजदीक आ जाती है, एक टाइम ये आता है जब पृथ्वी बहुत नजदीक आ जाती है, उसको कहते हैं उपसौर कहते हैं, और जब डिस्टेंस बढ़े उसको हम अपसौर कहते हैं, ये भी सही है। कह रहे सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण नहीं, ये नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे तो सही है। सौर विकिरणित ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में माना जाता है। आपको पता होगा कि 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देश की घोषणा की गई थी, कितने, 17, और उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, इंडिया, इवन इंडिया भी है, ठीक है। ऐसे मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज थी जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज मिलती हैं। इनमें कौन सा, इनमें हमारा ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, इसके साथ साथ एक देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मेगा डाइवर्सिटीज पाई जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता सबसे कम है। तो आपको पता होगा जब सबसे कम की बात की जा रही है, ज्यादा की नहीं, कम की, देखिए थोड़ा एलिमिनेट करते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना वन, उष्णकटिबंधीय वन, तो आपको पता उष्णकटिबंधीय हो तो उसको पहले हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है जहां उष्णकटिबंध, जैसे हमारा अर्थ हो गया, अर्थ इक्वेटर हो गया, तो जहां पे उष्णकटिबंध रहेगा, उष्ण, वहां पे हीट ज्यादा, पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो वहां पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे तो वहां तो भाई बहुत ज्यादा, वहां शुद्ध प्राथमिकता आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों जगह तो नहीं होगी, उष्णकटिबंधीय हटा दिया। पता क्या, शीतोष्ण कटिबंधी वन और शीतोष्ण कटिबंधी घास वन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दोनों में शीतोष्ण है, मतलब दोनों ही आपके शीत एरिया में, ठंडे एरिया में। अब ये बताइए वन और घास, वन और घास में किसमें शुद्ध प्राथमिकता ज्यादा होगी। आपको पता होगा भाई जहां वन होगा वहां घास तो अपने आप होगी ना, बट घास प्रदेश में वन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हमें नहीं आता फिर भी हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा इसमें सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा गहिरमाथा हो गया, सुंदरबन हो गया, भीतरकनिका हो गया, सारे के सारे उद्यान तो है, बट जब सागरीय उद्यान की बात की तो मन्नार की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान बुलाया गया है। मन्नार की खाड़ी आपको पता है इंडिया और क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया का नक्शा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रीट है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी, और वहीं पे एक नाम दे दिया गया है छोटे से एरिया, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा क्या बोला जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, बिल्कुल सही बात है, ये 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हाँ इसी से आपका एजेंडा 21 स्टार्ट हुआ था, ये भी सही है। पृथ्वी, ये 1992 में हुआ था अबाउट, ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, ये भी बात है, 92 में 5 जोड़ी 97, ये भी सही है। और कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल नहीं, जो कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल ये क्योटो प्रोटोकॉल से, किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल, ना कि मॉन्ट्रियल से नहीं है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, छाता विधान जो होता है वो आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन हमारा डी गलत है, बाकी सही है। ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सॉरी गलती से, इस क्वेश्चन को हम देख लें। जो आपका मन्नार की खाड़ी है वही आपका सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी देश
किस देश ने गैसोलीन से, निम्नलिखित में से किस देश ने जो गैसोलीन है, गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर रखा है कि भैया आपको मिक्स करना ही है। तो आपको पता होगा जो आपका ब्राजील वहाँ पे गन्ना वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ऐसा यूज़ होता है, क्या था, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, यही एक रीज़न है। तो वहाँ के कानूनी बना दिया गया कि भैया जो पेट्रोल है उसमें आपको इथेनॉल मिक्स करना ही होगा, ठीक है। तो ब्राजील ने पहला ऐसा नियम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत ने जैविक विद हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, फिर आपका मानस, चिरापुंजी। आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो पश्चिमी घाट है ये हमारे जैविक विशेष हॉटस्पॉट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? मतलब जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है, मतलब कौन बढ़ाए, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी गलत कर रहा था, नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, भाई ऑब्वियस सी बात है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़ेगी तो वहाँ ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहेंगे, तो ये तो जरूरी है। मध्य व्यवधान, ये भी सही है भाई, क्योंकि जब बीच बीच में कुछ नई नई स्पीसीज आएंगी, मध्य व्यवधान होगा, तो ये भी जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये भी जरूरी भाई, जितना ही पारिस्थितिकी तंत्र पुराना होगा वहाँ जावी तो और ज्यादा होगी। पोषण स्तरों की कम संख्या, नहीं पोषण स्तर ज्यादा, ये तीन ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन हमारा, यही तीनों सही है, गलत है, ठीक है। मतलब पोषण स्तर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र उतना अच्छा माना जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, पोषण स्तरों की कम संख्या, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक? आपको पता है जो आपका प्रवाल विरंजन कह सकते हैं, जो आपके लक्षद्वीप वगैरह में बहुत ज्यादा उस समय न्यूज में था, आज भी न्यूज में है। तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो आपका क्या होता है, वैश्विक उष्णन, जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपको पता होगा जो आपके प्रवाल भित्तियां हैं या प्रवाल विरंजन है, इसमें एल्गीज भी होती है। तो एल्गीज जो ग्रो नहीं कर पाती, जब एल्गीज ग्रो नहीं कर पाएंगी तो आपका जो विरंजन वो डीकलराइज, जो हमारा डीकलराइज जो प्रवाल हमारा डीकलराइज होने लगेगा, उसकी कलर गायब होने लगेगा, जो कि वैश्विक उष्णन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा कौन सा कथन सही है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ये तो सही है भाई। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, नहीं भाई क्या बात कर रहे हो। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होती है, भी गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन एक सही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा एक घास हो गया, ठीक है, घास हो गया, इस घास में सपोज करें 100 किलो कैलोरी एनर्जी, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। अब इसको एक खा गई बकरी, तो इसका 10% बकरी में आएगा, 10% रूल बोलते हैं, ठीक है, तो 10% बकरी में आएगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। और इस बकरी को एक खरगोश, खरगोश खा खाएगा, इस बकरी को सपोज कर लिए कौन खा गया, कौन खा गया, कौन खा, इंसान खा गया, मान इंसान ही खा लेता है, तो इसका 10%, तो ये हमारा 10 इसके अंदर आ जाएगा। अब इस इंसान को एक शेर खा गया तो इसका 10%, तो इसका प्रवाह जो होता है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, वैसा नहीं है कि इसको इस पेड़ को फिर से बकरी खा जाएगा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे एक सही है, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। तो इस तरह हमारा री एग्जामिनेशन वाला जो पेपर उसको सॉल्व कर लिया। आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आ भी गया है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।